हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी अनअकैडमी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि अनअकैडमी भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है। अगर आप हमारे साथ अर्थात अनअकैडमी के साथ जुड़ते हो तो आपको क्या क्या प्राप्त होगा। डेली लाइव क्लासेस मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेगा, लाइव टेस्ट क्विजेज मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। इसमें आप सभी बच्चे देख सकेंगे कि इसमें से आप एक बार सब्सक्राइब कर लेने के बाद किसी प्रकार का लिमिटेशन नहीं होता है, आपको अनलिमिटेड एक्सेस होती है। अनअकैडमी जो लर्निंग ऐप है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप से गूगल प्ले या फिर ऐप स्टोर से जाके आपको डाउनलोड करना है और आप ऐसे इंटरफेस खुल के आएगा तो आप इसको क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। साथ ही साथ मेरे बारे में थोड़ा सा जान लो। डीबी सिंह नाम है मेरा। इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑप्शनल और सोशियोलॉजी ऑप्शनल है ना, लिखा नहीं तो मैं लिख ही देता हूँ। सोशियोलॉजी ऑप्शनल आज से क्लास है, सेकेंड पेपर 6 बजे स्टार्ट है। 6 बजे वो हिंदी ऑप्शनल करके एक चैनल है, उसमें से ध्यान रखिएगा। तो हिंदी ऑप्शनल करके चैनल है ना, तो उसमें से हिस्ट्री ऑप्शनल और सोशियोलॉजी ऑप्शनल, पॉलिटी यानी ऐप में चल रही है और इकोनॉमी 9 बजे ऐप में भी चलेगी और ये 7 बजे जो चली रही है। ठीक है, ये अनअकैडमी की मेरी प्रोफाइल लिंक है, इस पे आप जाके क्लिक करके अनअकैडमी की सारी क्लासेस देख सकोगे। ये टेलीग्राम लिंक है। ये मेरे दोनों कोड हैं SPDSC 10 और DBYT। इन कोड को यूज करके आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। देखो, इसके साथ साथ एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे और एजुकेटर जुड़े हुए हैं जिनसे जुड़ के आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो और साथ में कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस को कवर कर सकोगे। इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, ऑप्शनल कोर्सेज, ये ऐसे सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट इसमें क्या है, सारे सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं। करीब 16,000 से ऊपर कोर्सेज पढ़े हुए हैं। इसके साथ साथ बात करें तो हमारे पास कुछ प्लान है, प्लस के अंतर्गत प्लान है। तो जैसे 1 मंथ से 36 मंथ तक का आपको SPDSC 10 या DBYT यूज करना है। DBYT इन कोड को यूज करके 10% का आप डिस्काउंट प्राप्त कर सकोगे। इसमें से लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी। इवन इससे भी बेहतर हमारे पास एक और आइकॉनिक का प्लान है। इसका प्राइस भी हाइक होने वाला है। अभी आपके पास टाइम है, जल्द से जल्द जुड़ जाओ। ये 12 माह से 36 मंथ तक का सब्सक्रिप्शन है। इसके अंतर्गत आपको 10% डिस्काउंट प्राप्त होगा अगर आप इस कोड को यूज कर पाओगे। ठीक है, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, ये सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी। इसमें आप अगर ऑप्शनल को लेकर के बात करें तो 1 to 36 मंथ तक का SPDSC कोड है, 10% डिस्काउंट प्राप्त हो सकेगा आपको। ठीक है ना। और देखो, एक समिट होने वाली है, आप जल्द से जल्द रजिस्टर कर लो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनअकैडमी समिट 2.0। तो चलो जरा इस समिट के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये समिट एक्चुअल में कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे कौन से लीजेंड हैं। ठीक है ना। तो आप ये जो 30 जनवरी एंड 30 आप रजिस्टर कर लेना है। और देखो, इसमें से आप जानते ही होंगे पी चिदम्बरम साहब को बड़ा नाम है। ठीक है, वहीं कपिल सिब्बल जो कि इस समय पार्लियामेंटेरियंस है, राज्यसभा के पार्लियामेंटेरियंस और एक बहुत बड़े वकील भी हैं। इसी तरह आपको ये पहले पता है कि ये भी राज्यसभा से पार्लियामेंटेरियंस है, पी चिदम्बरम साहब, और ये पहले फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, है ना। इसके साथ साथ हम कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में कौन नहीं जानता है। दुर्गा शक्ति नागपाल, है ना, मतलब दुर्गा शक्ति नागपाल के बारे में ये कहा जाता है, ये जो दुर्गा शक्ति नागपाल जी हैं, ये बहुत ईमानदार ऑफिसर्स हैं। एक इनके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे, तो ये भी आपको मोटिवेट करेंगे और आप पार्टिसिपेट कर सकोगे। इसके बाद अशोक खेमका, दूसरा बड़ा नाम, आप ये कह सकते हैं। अशोक खेमका जी का एक ये टैग लाइन भी है कि इनके अपने करीब कहा जाता है कि जितना भी 22-23 साल का करियर है, उस पूरे करियर के अंतर्गत आप देखोगे कि इनने उस 22-23 साल में करीब 65 ट्रांसफर झेले हैं। 65 ट्रांसफर झेले हैं। जबकि कहा जाता है कि एक IAS को कम से कम 1 साल 2 साल तो एक जिले में रहना ही। तो इनने अपने इतने करियर में, 23 साल के करियर में करीब 60 से ऊपर ट्रांसफर झेले हैं। और ये व्यक्ति, इनका टैग लाइन है कि मैं हमेशा सामान बांध के रखता हूं, क्योंकि बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। ठीक है, हरभजन सिंह इंडियन क्रिकेटर, फिर अजीत रानाडे, कुमार विश्वास साहब, है ना, और अनिल स्वरूप, और फिर प्रवीण। तो इनको आप ये IFS ऑफिसर हैं। ठीक है ना, इन्हीं फॉरेस्ट पे IFS ऑफिसर है प्रवीण साहब। तो ये बड़ी पर्सनैलिटीज हैं और ये स्पीकर्स हैं। आप इनके बारे में जानते ही हैं, पहले से भी अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन आपके साथ ही रूबरू हो सकेंगे। तो जल्द से जल्द आप आइकॉनिक को सब्सक्राइब कर लो। इसमें से आप देखोगे कि इसमें से
ये सारे जो स्पीकर है करीब 70 स्पीकर जो है आइकॉनिक पे हैं। तो जल्द से जल्द आइकॉनिक को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और इसके बाद आप देख सकोगे कि इसमें से हमारे कुछ बैचेज हैं जो कि 1 5 से स्टार्ट हैं। ये बैचेज हैं हमारे 1 5 से स्टार्ट हैं। तो इन सभी बैचेज को आप हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल कुछ बैचेज हैं आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसका भी जो 31 जैन से मतलब ये हाइक होने वाला है, तो उससे पहले आप इसे क्या कर लो, कनेक्ट हो जाओ भाई उसके साथ, आइकॉनिक के साथ। इसमें आपको आइकॉनिक के साथ साथ कनेक्टिविटी पर्सनल कोच से मिलेगी। मेंस टेस्ट सीरीज का जो मेंस आंसर राइटिंग का इवैल्यूएशन होगा और कस्टमाइज स्टडी प्लानर, साथ में ये सारी अटेंड स्टडी बूस्टर सेशन, ये सारी चीजें आपको प्राप्त हो सकेंगी। तो चलो 31 ऑफ जैन को हमारा कुछ कॉन्टेक्स्ट भी हेल्ड होने वाला है, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। अच्छा, इसमें से नहीं है कि इसमें से 1 to 3 रैंकर्स, अच्छा पहले बता चुका हूं, जो 1 to 3 रैंकर्स हैं, 1 to 3 रैंकर्स है, इसको तो क्या मिलेगा, 1 to 3 रैंकर्स को आपको पता ही है कि इस व्यक्ति को 3 माह तक का सब्सक्रिप्शन, और जो दूसरे हैं 4 to 150 रैंकर्स को, इसको जो ये लोग हैं इनको 1000 रुपीज का अमेजॉन का वाउचर मिलेगा, अमेजॉन का वाउचर मिलेगा। प्लस और आइकॉनिक के अंतर्गत ये ऑप्शनल और आइकॉनिक, तो इसमें से आप ये देखें एसपीडीएससी 10 यूज करके, और इसमें अगेन आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो, आपके पास टाइम है। हम ना कल, आपको याद होगा कि कल परसों ये चैप्टर को स्टार्ट किया था, है ना, राजकोषीय व्यवस्था को, फिस्कल सिस्टम को स्टार्ट किया था। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि देखो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो 7 बजे क्लास आती है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी में, उसमें से कुछ बच्चों ने काफी हताश किया। कैसे हताश किया, क्योंकि कल मैं गया उस पे जब बैच चल रहा था, ये तो प्रीमियर क्लासेस होती हैं, तो उसमें देखा कि सब लोग पढ़ाई पे कम और चैटिंग में ज्यादा हैं। तो देखो भैया, अपना टाइम, ये गोल्डन टाइम है, आपके जीवन का गोल्डन टाइम है। और इंडियन इकोनॉमी जैसे मैं पढ़ाता हूं, बार बार इसे आपको समझाने की कोशिश करता हूं, समराइज करता हूं, और एक बार नहीं समझ आता 10 बार बताता हूं। शायद ही कोई बताने को मिलेगा और इतना कॉम्प्रिहेंसिवली ढंग से शायद ही कोई पढ़ाने को पढ़ाएगा। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये आपके लिए एक बहुत अच्छा टाइम है, गोल्डन टाइम है, इसे मिसयूज नहीं करो। इससे ना मुझे कल बहुत दुख हुआ कि आप बताइए, आप आईएएस एस्पायरेंट हैं और आप चैटिंग में टाइम लॉस कर रहे हो। आप चैटिंग में, मैंने देखा एक बच्चे को शिशुपाल तो बस यूं ही किसी का नंबर मांगते हैं, कहीं आप नंबर दे दो, कहीं आप नंबर दे दो, और फिर वो मैसेज करते हैं और फिर बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो कल मैंने आपकी चैटिंग पढ़ा, चैटिंग की ही उसके आधार पे मैं बोल रहा हूँ शिशुपाल जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे अच्छे हैं, आईएएस एस्पायरेंट हैं, तो सब लोग अच्छे से थोड़ा सा पढ़ाई करिए। और आज और भी स्टूडेंट हैं तो उन्हें भी मैं लगातार यही बोल रहा हूँ। और देखिए, आपकी सभी हमारी माताएं बहनें हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी बहनें ही हमारी सिस्टर्स हैं, हमारी जो हमारे साथ पढ़ रही हैं, तो कम से कम रिस्पेक्ट करना सीखिए, ठीक है। और मैं शिशुपाल जी आपको अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, कल जो आपकी भाषा थी, एक जो फीमेल स्टूडेंट थी, तो बहुत ही बुरी भाषा थी। ये आप किसी के साथ नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कल देखा, ये बहुत एक तरीके से मतलब असहनीय था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी आईएएस एस्पायरेंट हैं। और उससे पहले आपको देखो, आईएएस में आपको एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड 4th पेपर जोड़ा गया है। 4th पेपर क्यों जोड़ा गया है? आपके एटीट्यूड और एप्टीट्यूड को पहचानने के लिए। देखो, पर्सनैलिटी टेस्ट ऑलरेडी हो ही रहा है और ये लगातार हो रहा है। जो लास्ट आपका इंटरव्यू है वो पर्सनैलिटी टेस्ट है, लेकिन इससे पहले कि देखो उसमें कई बार क्या होता था कि स्टूडेंट कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर देता था, आधे घंटे में उसको नहीं पहचाना जा सकता था। लेकिन ये जो चौथा पेपर है वो भी पर्सनैलिटी टेस्ट ही है। चौथा पेपर और कुछ नहीं, पर्सनैलिटी टेस्ट ही है। आपकी सोच को उसमें जाना जाता है, आप कैसी सोच रखते हैं, क्या सोच रखते हैं। और ये तरीका, जैसे कि कल इनने बोला कि मैंने इनसे नंबर लिया किसी बच्चे से, शिशुपाल जी ने, और फिर उनसे बोले कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, फोटो ही तो मांगी थी। अच्छा, ये जुर्म नहीं है, किसी का फोटो का आप कैसे, आपको कौन सा अधिकार, भारत का संविधान कोई अधिकार देता है क्या कि आप किसी से किसी की फोटो मांगो? बताओ। मैं कल आपकी क्लास में 5 मिनट गया, इसी 7 बजे वाली क्लास में, तो मैंने देखा तो टोटल बच्चे इसी में बिजी थे। तो प्लीज मेरा हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन है कि ये आपका टाइम है, ठीक है। अगर इस टाइम को उपयोग नहीं कर पाए तो शायद ही मुश्किल आपके फिर बाद में वही होगा ना कि देखो, अब हमारा जो होना था हो गया, पहले तो ये जान लो,
ठीक है, जो हमारा होना था तो हो चुका है, ठीक है। लेकिन फिर अगर 4 साल बाद ना 15,000 की नौकरी के लिए तरसते घूमते रहोगे। वैसे भी हमारे यहाँ इतनी समस्याएं हैं, हम इतने लोग हैं, 125 करोड़, अब तो 130-140 करोड़ हो गए हैं, ठीक है। हमारी शिक्षा की आप देख ही रहे हो कि जो शिक्षा का स्तर है कितना बेहतर है। आज आपको शिक्षा के बारे में, भारत में जो शिक्षा से संबंधित असमानताएं हैं, सोशियोलॉजी में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये वीडियो अब मैं, ये 7 बजे जाता है, हालांकि अब मैं अभी इसे 2 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन वीडियो एक्चुअल में 7 बजे जाता है, तो वो क्लास हो चुकी होगी, सोशियोलॉजी सेकंड पेपर से स्टार्ट है। तो आप देखोगे उस और साथ में जो फर्स्ट पेपर है सोशल, जो समाज है, उस समाज में जो भी असमानताएं हैं उसके बारे में आपको जीएस में भी काम आएगा। तो वो क्लास आप कर लोगे, सोशियोलॉजी जो सेकंड पेपर की है, क्योंकि आपको जीएस में भी काम आएगा और जो सोशियोलॉजी वाले हैं तो कर ही लेंगे। आपकी हिस्ट्री ऑप्शनल की भी क्लास चल ही रही है, मैं 2 ऑप्शनल पढ़ाता हूं और ये भी पढ़ाता हूं, यानी पीटी और मेंस के लिए। चलो, काफी बड़ा लेक्चर हो गया और उम्मीद करता हूं कि अब सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे बिना किसी को कोई किसी प्रकार से मतलब परेशान किए। और रही बात नोट्स की, तो देखो कुछ बच्चों के पास जो कि टेलीग्राम चैनल है वो जुड़ गए हैं, सभी लोग जुड़ जाइए, लेकिन वहीं से कुछ बच्चों ने जो ये नोट्स है डाउनलोड कर लिया है, तो आप ले लिया करो, एक दूसरे से शेयर कर लिया करो। लेकिन कम से कम आईएएस यूपीएससी एज अ यूपीएससी स्टूडेंट थोड़ी सी गरिमा बना के रखो, थोड़ी से ये इसकी गरिमा बना के रखो। कोई आप वनडे एग्जाम की परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हो, ठीक है, कोई क्लर्क की तैयारी नहीं कर रहे हो, अगर कल के दिन बन जाओगे तो आप ऐसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगे और इसी तरह फोटो मांगोगे किसी के। शिषपाल जी बताइए, ऐसे फोटो मांगोगे? आपको लगता होगा, आप जरा आप पूछो, अपने मन से पूछो कि अगर आपसे कोई ऐसी कोई फोटो मांगे कि जरा फोटो ट्रांसफर कर दो, आपको कैसे फील हो? आप तो इसे, क्योंकि हमारे यहाँ पितृसत्तात्मक है, पितृसत्तात्मकता है, तो फील ही नहीं कर पाओगे। आपको तो लगता है कि आपने कोई जुर्म किया ही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जुर्म है, ये आपका जुर्म है। और उम्मीद करता हूं कि अब आप मैं किसी भी स्टूडेंट को पर्सनली हाईलाइट या कॉइंड नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कल मैंने देखा तो ये मेरी मजबूरी बन गई थी। अगर ये कोई छोटी मोटी बात होती तो मैं इसे जरूर स्किप कर जाता, लेकिन मजबूरी थी मेरी कहना इस चीज को। तो मैं सभी बच्चों से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, विनती है कि आप सभी भाई बहन हैं और हम सभी भाई बहन हैं, तो एक काम कृपया कर लो कि थोड़ा सा सारी चीज की गरिमा बनाते हुए और ध्यान से पढ़ाई कर लो, ध्यान से पढ़ाई कर लो। दुख होता है, ये आपका ये गोल्डन टाइम है। अगर 4 साल निकल गए ना तो कहीं भी शादी हो जाएगी और फिर शादी होने के बाद आपके पास टाइम नहीं रहेगा। सारी दुनियादारी में भौतिकतावादी समाज है पूरा, तो वो खाने पिलाने में लग जाओगे और फिर हो गया। तो यही जिसका 20 से 25 साल तक का टाइम मिलता है, 5 साल का टाइम है, इतने में करना है तो कर जाओ, वरना बाकी बताया ना कि 15,000 के लिए भी घूमोगे और बहुत सारे स्टूडेंट तो फील कर जाएंगे, लेकिन उससे क्या है, फील कर जाओ, लेकिन आपके अच्छे के लिए ही बोल रहा हूं। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम, है ना। कल मैंने प्राइमरी डिफिसिट बताया था, प्राइमरी डिफिसिट के अंतर्गत चलो इतना हमने देख लिया था, ये सारे घाटे देख लिए थे, फिजिकल डिफिसिट देख लिया था, राजस्व घाटा देख लिया था, यानी रेवेन्यू डिफिसिट, प्राथमिक घाटा मैंने कल शायद बता दिया था, है ना। तो आज हमें मौद्रिक घाटा बताना है। चलो प्राथमिक घाटा एक बात थोड़ा सा और सुन लो, क्योंकि कल लास्ट हमारा सब हेडिंग था, तो आपको यहां से हाइलाइटर हम यूज कर लेते हैं, है ना। चलो देखो प्राथमिक घाटा क्या है एक्चुअल में, ध्यान से सुनना। सरकार की व्यय में जो ब्याज का भुगतान है एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मतलब जो सरकार का एक्सपेंडिचर है, जो व्यय है, जो खर्च है, तो ब्याज का भुगतान भी उसी व्यय का हिस्सा होती है। कैसे? मैंने कल बताया था कि देखो अगर 1 रुपया सरकार को मिलता है तो 1 रुपया में कहां से भारत को किस किस क्षेत्र से रुपया मतलब आता है, और मैंने ये भी बताया था कि अगर वो रुपया जाता है तो किस किस क्षेत्र को कितना रुपया जाता है। करीब 18 पैसे, मान लो कि फॉर एग्जांपल 1 रुपए सरकार को आता है, तो उस 1 रुपए में यानी 100 पैसे में 18 पैसे मात्र और मात्र जब हम पिछले सालों कुछ सालों में हमने ब्याज लिया था अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, तो उस ब्याज के रूप में अदा करते हैं, उस ब्याज के रूप में अदा करते हैं। तो सरकार क्या है कि जो सरकार के व्यय में जो ब्याज का भुगतान है पिछले कई वर्षों वाला, अगर हम इस ब्याज के भुगतान को क्या कर दें कि इसको हटा दें, इस ब्याज के भुगतान को किसी वित्तीय वर्ष के राजकोषीय घाटे में से ये ब्याज का भुगतान वाला हिस्सा है, अगर इसको घटा देते हैं तो वह प्राथमिक घाटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्राथमिक घाटा कहलाएगा।
ठीक है। इसके भी बारे में मैंने कल ये बताया था कि हमने प्राथमिक घाटा 17-18 के बजट में 0.1% का वो रखते हैं, टारगेट करते हैं, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसको संशोधित करते हैं 0 यानी 17-18 में संशोधित करके इसको 0.4 कर दिया जाता है। ठीक है, फिर इसे नहीं किया मतलब प्राप्त किया जा सकता, तो फिर अगले वर्ष इसको जो अनुमान लगाया जाता है 0.3 का, और इसे भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, जो कि 0.7 है, 0.7%। तो मैंने ये टारगेट के बारे में कल आपको बताया था। आज जो है हमें मौद्रिक घाटा स्टार्ट करना है। क्या है? मौद्रिक घाटा। इसको यानी मॉनेटरी डिफिसिट्स बोलते हैं, मोनेटाइज डिफिसिट्स कहा जाता है। जरा इसको ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। देखो, ये 1 अप्रैल 1997 बहुत सारे बच्चे हो सकता है इसी टाइम पीरियड में पैदा हुए हों। 97 आप लोग उसी टाइम पीरियड के होंगे, 96, 97, 95 के आसपास के होंगे, है ना, या उससे बाद के भी कुछ बच्चे होंगे। तो बहुत ये एक्चुअल में मौद्रिक घाटा 97 से पहले मौद्रिक घाटा की गणना होती थी। 1997 से पहले मौद्रिक घाटा की गणना करी जाती थी, लेकिन इसको फिर मतलब इसकी गणना है एक्चुअल में 1 अप्रैल 1997 से इसकी गणना को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। मौद्रिक घाटे की गणना को बंद कर दिया गया। अब 97 से पहले सरकार के घाटे की भरपाई के उद्देश्य से आरबीआई क्या करती थी? अब मान लो सरकार का घाटा तो समझो जरा कि अगर घाटा क्या है, सरकार के खर्च ज्यादा है और सरकार की आय कम है ना, यही हो ना, प्राप्तियां कम है और खर्च ज्यादा है। तो जो खर्च ज्यादा है तो ज्यादा प्राप्ति तो आप मान लो 100 रुपया है, लेकिन आपके पास खर्च 150 का है, तो जो 50 रुपया है वो तो घाटा है। तो इसकी भरपाई के लिए सरकार बिल और बॉन्ड जारी करती थी। सरकार क्या करती थी? इसकी भरपाई के लिए बिल और बॉन्ड जारी किया करती थी। ठीक है ना। तो जो बिल और बॉन्ड होता था, इसको बेच करके सरकार अपने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म पैसे के लिए क्या करती थी? जुगाड़ कर लेती थी। मान लो बिल को मैंने बताया ये शॉर्ट टर्म, इसकी अवधि बिल की शॉर्ट टर्म होती है। मैंने पिछले लेक्चर्स में मैंने इसको बताया, डिटेल से समझाया है। तो मान लो अगर सरकार को शॉर्ट टर्म पैसे की जरूरत है, कोई आपदा के लिए पैसे की जरूरत है, तो सरकार बिल जारी करके पैसा उठा लेती थी। यदि मान लो सरकार को रोड वगैरह बनाना है या किसी चीज का निर्माण करना है जो लॉन्ग लास्टिंग है, तो सरकार बॉन्ड को बेच करके क्या करती थी? पैसा उठा लेती थी, पैसा प्राप्त कर लेती थी। अब बैंकिंग व्यवस्था में अब देखो, ये जो बिल और बॉन्ड किसी सरकार बेचे, ये सरकार बेचेगी। सरकार एक्चुअल में ये बैंक और वित्तीय संस्थानों को बेचेगी। किसके बिहाफ में? आरबीआई के बिहाफ में। आरबीआई से बोलेगी ना सरकार की, देखो भैया ये आरबीआई सारी बैंकों का बैंक भी होती है और ये सरकार को भी सारी सुविधाएं देती है। तो आरबीआई कहेगी, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सॉरी सरकार कहेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कि एक काम करो जरा आप सब लोग, कि मुझे ये सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए बिल और बॉन्ड के रूप में, या फिर आप मुझे लंबी अवधि के लिए पैसे चाहिए तो बॉन्ड के रूप में, या शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल के रूप में। तो सरकार किससे बोलेगी? आरबीआई से। और आरबीआई कहां जाएगी? बैंकों या फिर अन्य वित्तीय संस्थानों के पास। अब आरबीआई बैंकों का बैंक है और इसमें ब्याज भी ज्यादा मिलेगा, तो आप देख पाओगे कि यहां जो आम निवेशक है, निजी निवेशक है, निजी निवेशक है, उनके पास पैसा कम जाएगा, आरबीआई की तरफ पैसा जाने लगेगा बैंकों से। आरबीआई की तरफ पैसा बैंकों से जाने लगेगा और निजी लोगों के पास, यानी जैसे आम लोग हैं, हम लोगों के पास पैसा कहीं ना कहीं बैंकों की तरफ से कम हो जाएगा। तो इससे आप देखोगे कि हमारी कहीं ना कहीं जो आर्थिक समृद्धि है वो डिक्लाइन होने लगेगी, आर्थिक समृद्धि डिक्लाइन होने लगेगी। अब जब निजी निवेशकों को इस दौर से बाहर कर दिया जाएगा, आरबीआई के पास पैसा जाने लगेगा, तो एक समस्या क्रिएट होगी और इसी समस्या को क्राउडिंग आउट कहा जाएगा। इसी समस्या को क्राउडिंग आउट कहा जाएगा। और एक निश्चित सीमा तक ऋण प्राप्ति के उपरांत आरबीआई बैंकिंग व्यवस्था से ऋण प्राप्त करना बंद कर देगी और जो बचा हुआ घाटा है वह नए नोट जारी करके कर लेती थी। लेकिन सरकार के घाटे का वह हिस्सा, इसकी भरपाई जो भरपाई होती थी, आरबीआई नए नोट जारी करके करती थी, जो कि इसी को मौद्रिक घाटा कहा जाता था। इसी को मौद्रिक घाटा कहा जाता था। चलिए ये भूल जाओ, मुझे पक्का पता है यहां आप थोड़ी बहुत कंफ्यूजन में होंगे। मैं उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। इसको मौद्रिक घाटा क्या है ऐसे समझो भैया, ज्यादा लोड नहीं लेना है ना। मौद्रिक घाटा परेशान होने की बात नहीं है।
देखो मौद्रिक घाटा ये 1997 से इसको बंद कर दिया गया। ये होता क्या था कि चलो एक तरफ ये है भैया सरकार 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 को मान लो लघु अवधि के लिए या दीर्घकालीन अवधि के लिए पैसे चाहिए तो सरकार क्या जारी करेगी, बिल जारी करेगी। अगर शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल जारी करेगी, लॉन्ग टर्म के लिए तो बॉन्ड जारी करेगी। बता चुका हूं पिछले लेक्चर्स में। अगर कम अवधि के लिए पैसा चाहिए तो बिल जारी करके उठाएगी, अगर ज्यादा अवधि के लिए तो बॉन्ड जारी करके उठाएगी। ठीक है, अब सरकार के लिए ये सब काम कौन करता है, आरबीआई करती है। कौन करता है, आरबीआई करती है। आरबीआई बैंकों का क्या है, बैंक है। और ये बैंक है, ये बैंक है, ये इंस्टीट्यूशन है, ये इंस्टीट्यूशन है। अब ध्यान से सुनना, ये आम लोग हैं, आम जनता है, ये आम जनता है। सरकार का मतलब सरकार आरबीआई को ये बोला कि हमें कुछ पैसे चाहिए, आप कैसे भी लेके आओ, तो इनने बिल और बॉन्ड जारी कर दिया। इन बिल और बॉन्ड को आरबीआई इन बैंकों को दे दिया, इन बैंकों को दे दिया। तो जो तरलता है इन कहां, बैंकों को दे दिया और इन इंस्टीट्यूशन को दे दिया। तो जो तरलता है इन बैंकों और इंस्टीट्यूशन की, ये तरलता कहां, आरबीआई की तरफ चली गई। कहां चली गई, आरबीआई की तरफ चली गई। जहां पैसा कहां जाना चाहिए था, आम जनता की ओर जाना चाहिए था, ताकि इससे आर्थिक समृद्धि को जन्म दिया जा सके। अब ये पैसा कहां चला जाता है, आरबीआई की तरफ चला जाता है। अब मान लो ये पैसा आरबीआई की तरफ चला जाता है, जनता की तरफ ना जाकर के, तो जनता कहीं ना कहीं इससे बाहर हो जाती है। जनता इससे बाहर हो जाती है, बाहर हो गई ना, तो इसी को क्राउडिंग आउट कहा जाता है। इसी को क्राउडिंग आउट कहा जाता है। समझ आया कि क्राउडिंग आउट क्या है, क्योंकि ये क्राउड, इसके चलते जनता को पैसा नहीं मिल रहा है, तो ये जो समस्या बन गई ना, इसी को क्राउडिंग आउट कहा जाता है। अब एक देखो, अब ये तो आरबीआई एक निश्चित सीमा तक करती थी। मान लो अभी सरकार का पूरा नहीं हुआ और पैसे चाहिए, सरकार का भी ये काम पूरा नहीं हुआ, सरकार को और पैसे चाहिए, तो सरकार अब हमेशा बिल और बॉन्ड तो जारी नहीं करेगी, तो एक निश्चित सीमा तक इसको क्या करती थी, बिल और बॉन्ड जारी कर देती थी। फिर इसके बाद बिल और बॉन्ड को बेचना क्या कर देती थी, आरबीआई बंद कर देती थी। एक निश्चित सीमा के बाद इसको बंद कर देती थी। अभी भी मान लो जो घाटा है, उस घाटे की भरपाई के लिए ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नए नोट छापकर घाटे को पूरा करती थी। किसके, नए नोट छाप करके, ये नए नोट जारी करके सरकार के घाटे का हिस्सा वो क्या किया जाता है, कम किया जाता था। अब ध्यान से सुनना है, ये जो घटे हुए आप देखोगे कि जो नया नोट छापा जाता था, तो ऑब्वियस जो नया नोट छापकर सरकार के घाटे को कम करने का जो उद्देश्य रखा जाता था, इसी को मौद्रिक घाटा कहा जाता था। इसी को मौद्रिक घाटा, ठीक है, इसी को क्या कहा जाता था, मौद्रिक घाटा। अब समझ आया? अगर नहीं समझ आया तो थोड़ा सा 1 मिनट और देखो। 100 रुपया सरकार की आय, 150 रुपया सरकार की कमाई, अब ये 50 रुपया का घाटा, 50 रुपया का घाटा। आरबीआई अभी बिल और बॉन्ड के रूप में कुछ पैसा लिया, मान लो 40 रुपया पैसा ले लिया बिल और बॉन्ड के रूप में, तो एक निश्चित सीमा तक तो जारी करेगी, हमेशा बिल और बॉन्ड तो नहीं पंप करती रहेगी। तो एक निश्चित सीमा के बाद अब आरबीआई कहेगी कि अब रहने दो सरकार से, अब हम कुछ और दूसरा उपाय देखते हैं। आरबीआई क्या कहेगी कि 10 रुपए के नए नोट जारी कर देगी, और इस घाटे की भरपाई नए नोट जारी करके जो किया जाता है, इसी को मौद्रिक घाटा कहा जाता है। इसी को मौद्रिक घाटा कहा जाता है। अब समझ में आया? नए नोट जारी करती थी जो आरबीआई, और इस घाटे की भरपाई करती थी, इसी को मौद्रिक घाटा कहा जाता था। इसी को मौद्रिक घाटा कहा जाता था। मौद्रिक घाटा की जो गणना है, ये 1997 1 अप्रैल से बंद कर दी गई है। समझ आया कि नहीं आया? मौद्रिक घाटा समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। यहां कोई डाउट नहीं होगा, यहां कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ये आपने देखा। अब देखो, हमें देखना है प्रभावी राजस्व घाटा। देखो प्रभावी राजस्व घाटा क्या है, प्रभावी राजस्व घाटा, इसको इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट्स बोलते हैं। इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट बोलते हैं। प्रभावी राजस्व घाटा कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं? प्रभावी राजस्व घाटा।
जरा देखते हैं प्रभावी राजस्व घाटे का मतलब क्या है, ये एक्चुअल में होता क्या है। देखो, प्रभावी राजस्व घाटा, जो राजस्व घाटे की जो गणना है, ये वित्तीय वर्ष 2011-12 में की गई। जो प्रभावी राजस्व घाटे की जो गणना है वो वित्तीय वर्ष 2011-12 में करी गई। इसकी गणना के लिए सुझाव 13वें वित्त आयोग ने दिया था और 14वें वित्त आयोग ने इसको क्या किया कि इसमें से इसको खत्म करने का सुझाव दिया था। ध्यान से सुनिएगा, जो प्रभावी घाटा है, प्रभावी राजस्व घाटे की गणना वित्तीय वर्ष 2000 कब शुरू करी गई, 2011-12 में इसकी गणना के लिए सुझाव दिया गया। 13वें वित्त आयोग ने इसको सुझाव दिया, जबकि 14वां वित्त आयोग होता है इसको खत्म करने का सुझाव देता है। 14वां वित्त आयोग इसको खत्म करने का सुझाव देता है। अब होता क्या है, इसके गणना के लिए एफआरबीएम एक्ट 2003 में संशोधन किया गया। इसकी गणना के लिए एफआरबीएम एक्ट 2003 में संशोधन किया गया। अब केंद्र द्वारा राज्यों को दिया गया जो अनुदान है, जो पैसा है, वो केंद्र सरकार के राजस्व व्यय का हिस्सा होता है। वो केंद्र सरकार के राजस्व व्यय का हिस्सा होता है। लेकिन जो राज्य होते हैं उसमें एक राजस्व व्यय के रूप में और पूंजीगत व्यय के रूप में, वो दोनों के रूप में खर्च करते हैं। तो कहा जाता है कि जो पूंजीगत व्यय है, ध्यान से सुनिएगा, जो पूंजीगत व्यय है अगर उसके राजस्व, जो केंद्र सरकार होती है उसके राजस्व घाटे से घटा दिया जाए तो यह प्रभावी राजस्व घाटा निकल के आ जाएगा। प्रभावी राजस्व घाटा निकल के आ जाएगा। मुझे पक्का पता है यहां भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, भूल जाओ, इसको आसान से समझो। उदाहरण स्वरूप इसको उदाहरण से समझने की कोशिश करो। देखो हुआ क्या, यहां पे स्लाइड भी लगी होगी, पहले आप स्लाइड पे देख लो। देखो, हाईलाइट कर देता हूं, फिर मैं आपको उदाहरण से भी समझा दूंगा। अच्छा, एक मिनट, है ना। देखो, प्रभावी राजस्व घाटे की जो गणना है वित्तीय वर्ष 11-12 में करी गई। कब? वित्तीय वर्ष 11-12 में करी गई। इसकी गणना के लिए जो सुझाव 13वें वित्त आयोग ने दिया था, किसने? 13वें वित्त आयोग ने इसकी गणना के लिए सुझाव दिया था। लेकिन इसके बाद 14वां वित्त आयोग आता है और इसको खत्म करने का सुझाव दे देता है। 14वां वित्त आयोग इसको खत्म करने का सुझाव दे देता है। इसकी गणना के लिए एफआरबीएम एक्ट 2003 में संशोधन किया गया था। और इसमें एक्चुअल में होता क्या था, तो देखो ध्यान से सुनना। जो केंद्र सरकार होती है, केंद्र द्वारा राज्यों को दिया जाने वाला जो अनुदान है, जो पैसा है, वो केंद्र सरकार के राजस्व व्यय का हिस्सा होता है। केंद्र सरकार के राजस्व व्यय का हिस्सा होता है और केंद्र के राजस्व घाटे में से इस अनुदान का भी योगदान होता है। इस अनुदान का भी योगदान होता है। परंतु आप देखोगे अनुदान के रूप में जो प्राप्त की गई धनराशि का एक बड़ा हिस्सा जो राज्य सरकारें हैं वो पूंजी निर्माण के उद्देश्य से खर्च करती हैं। किससे? पूंजी निर्माण के उद्देश्य से खर्च करती हैं। अब राज्यों को प्राप्त इस अनुदान का वह हिस्सा जो पूंजी निर्माण के उद्देश्य से खर्च किया गया है, आप देखोगे कि इसको केंद्र के राजस्व घाटे से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तब जो रेस्ट ऑफ अमाउंट, बचा हुआ जो घाटा है, वो केंद्र का प्रभावी राजस्व घाटा कहलाएगा। केंद्र का प्रभावी राजस्व घाटा कहलाएगा। अब इसके लिए भी अनुमान सेटअप किए गए होंगे। तो 2017-18 में अनुमान लगाया गया कि यह वित्तीय वर्ष का 2017-18 में प्रभावी घाटा 0.7% तक रहेगा। लेकिन 18 और 19 में, 2018 और 19 में इस अनुदान को प्राप्त नहीं, इस अनुमान को प्राप्त नहीं किया जा सका। तो इसको संशोधन करके और 2017-18 में प्रभावी राजस्व घाटे का 1.5 तक रखने की उम्मीद करी गई। अब वित्तीय वर्ष 2018-19 में भी इसको जीडीपी का इतना 1.1 लाने की बात कही जा रही थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये आपने देखा प्रभावी राजस्व घाटा है। ये प्रभावी राजस्व घाटा है। देखो, एक उदाहरण से समझने की कोशिश करिएगा प्रभावी राजस्व घाटे को। मैं बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। मैं बहुत आसान भाषा में प्रभावी राजस्व घाटे को समझाने की कोशिश करता हूं। प्रभावी राजस्व घाटा ये है क्या? प्रभावी राजस्व घाटा, मान लो जैसे केंद्र सरकार है, ऐसे समझो, केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार का जो, अब मान लो प्राप्तियां हैं और माइनस क्या है? ये व्यय। तो व्यय ऑब्वियस ज्यादा होगा। अगर व्यय मान लो प्राप्तियां 100 रुपए की हैं और ये 150 रुपए का है, तो व्यय कितना? 50 रुपया एक्स्ट्रा है, मतलब ये घाटा है। ये घाटा है।
और इस घाटे में जो सरकार का, ध्यान से सुनिएगा, व्यय होता है, सरकार कहां भी व्यय करती है कि अपने किसे देती है, राज्य सरकारों को पैसा देती है। राज्य सरकारों को भी तो सरकार पैसा देती है ना खर्चे के लिए। तो राज्य सरकार, तो जो सरकार का ये खर्चा है, ये व्यय है, ये उसमें राज्य सरकारों को जो दिया जाने वाला पैसा है वो भी इसमें से शामिल होता है। अब राज्य सरकार को जो पैसा दिया जाता है वो राज्य सरकारें उस पैसे को दो तरीके से उपभोग करते हैं। एक तो व्यय के रूप में, यानी सॉरी उपभोग के रूप में, उपभोग के रूप में, और दूसरा पूंजी निर्माण के रूप में, पूंजी निर्माण के रूप में। तो कहा जाता है कि जो राज्य सरकारें हैं वो पूंजी निर्माण के रूप में जो पैसा खर्च करती हैं, अगर ये पूंजी निर्माण वाला पैसा इस घाटे में घटा दिया जाए तो सरकार का प्रभावी राजस्व घाटा निकल के बाहर आ जाएगा। प्रभावी राजस्व घाटा निकल के बाहर आ जाएगा। इसको और साधारण भाषा में उदाहरण स्वरूप सुनने की कोशिश करिएगा। मान लो कि हमारे पिताजी हैं, हमारे क्या हैं, पिताजी हैं। अब हमारे पिताजी ने क्या किया, हमारे पापा ने क्या किया कि हम मान लो, बस उदाहरण स्वरूप समझिएगा, हम चार भाई बहन हैं, बी सी, उदाहरण स्वरूप बस उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है। हम चार भाई बहन हैं, ठीक है। इसमें से जैसे मान लो चार में से मनीष हो गए, शिवानंद हो गए, ठीक है, ये मनीष हो गए, गोल्डी हो गई, शिवानंद हो गए और रेणुका हो गई। रेणुका, ये भाई बहन है, चारों लोग ये क्या है, भाई बहन है। और मान लो कि इनके पिताजी का नाम ए है। ए की जो कमाई है, इनके पिताजी की कमाई है 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया है। अब ये क्या करते हैं कि 100 रुपया और इनका कमाई यानी इनका आय 100 रुपया है और व्यय इनका 150 रुपया है। ध्यान से सुनिएगा, व्यय इनका 150 रुपया है। अब ये सभी इनके बच्चे हैं चारों लोग, तो इन बच्चों पर भी पैसा तो खर्च कर रहे होंगे। तो देखो आय 100 रुपए की और व्यय 150 रुपए का, तो घाटा कितने का, पहले तो ये जान लो 50 रुपए का घाटा है। तो यानी पिताजी ने क्या किया होगा, पिताजी जो हैं ये क्या करते होंगे कि कुछ रुपया तो अपने उपभोग में यूज कर लेते होंगे। मान लो कि इनने 50 रुपया जो घाटा है, इनने 20 रुपया अपने उपभोग में यूज कर लिया और 30 रुपया अपने इन चारों बच्चों को दे दिया। 30 रुपया इन अपने चारों बच्चों को, मनीष, गोल्डी, शिवा, रेणुका, इन सभी को दे दिया, ठीक है। अब हुआ क्या, और इसके साथ साथ इसमें से नाबिया भी है, अभी नाबिया भी है, नाबिया भी 5वें बच्चे के रूप में है, ये समझो। तो इन पांचों लोगों को दे दिया, ठीक है। अब 30 रुपया दिया, तो इन चार लोगों ने क्या किया कि 10 रुपया का खा पी लिया, सॉरी 5 लोगों ने 10 रुपया का खा पी लिया और 20 रुपया का इन 5 लोगों ने क्या खरीद लिया, एक फ्लैट खरीद लिया, एक फ्लैट खरीद लिया और दुकान खरीद ली, दुकान खरीद ली, मकान खरीद लिया। तो जरा ध्यान से सुनना, ये पापा का तो खर्च तो है, ये 50 रुपए इनके पिताजी का खर्च तो है, घाटा तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ध्यान रखो कि ये 20 रुपया का जमीन खरीदा है, दुकान खरीदा है, फ्लैट खरीदा है, जिससे कि फ्यूचर में इससे क्या होगा, रिटर्न मिलेगा, फ्यूचर में इससे लाभ होगा, इससे रिटर्न मिलेगा। अगर फ्यूचर में इससे रिटर्न मिलेगा अर्थात लाभ होगा, तो एक चीज आपको यहां समझ आ जानी चाहिए कि क्या है कि ये वाला हिस्सा है, अगर ये वाले हिस्से को इस 50 रुपया में घटा दिया जाता है तो पापा का या पिताजी का प्रभावी घाटा निकल के आएगा, प्रभावी राजस्व घाटा, राजस्व घाटा निकल के आएगा, राजस्व घाटा। अभी वो पिताजी का तो ये 50 रुपया घाटा है ओवरऑल, लेकिन अगर हम कहें तो ये तो प्रभावी घाटा मात्र और मात्र कितना है, इस 20 रुपया को घटा दिया जाएगा तो प्रभावी घाटा मात्र और मात्र 30 रुपया है, मात्र और मात्र 30 रुपया है। एक मिनट मैं थोड़ा सा चार्जर ऐड कर लेता हूं क्योंकि बस एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा लैपटॉप डिस्चार्ज होने को है। हो गया, ठीक है ना, वेरी गुड, हो गया। लाइट चली गई थी ना, लाइट नहीं गई थी एक्चुअल में, मुझसे लाइट का वो जो वायर होता है वो हिल गया था। तो चलो,
तो आपने यहां तक देखा जो प्रभावी राजस्व घाटा कैसे निकाला जाएगा, वही मैंने बताया वहां पे प्रभावी राजस्व घाटा निकालने का। ठीक है, ये उदाहरण बहुत अच्छे हैं। चलो अब हमें ऋण संजाल देखना है। इसको ऋण संजाल, ये ऋण संजाल क्या है जरा, ऋण संजाल ये कोई वो थोड़ी ना, इसको डेट ट्रैप कहते हैं। ठीक है, डेट ट्रैप बोला जाता है, डेट ट्रैप। डेट नहीं पढ़ते हैं, डेट पढ़ते हैं, DEBT होता है, डेट ट्रैप, ऋण संजाल, ऋण जाल। देखो जब एक व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति किसी संस्था से या किसी कहीं से भी, जब कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति किसी संस्था से या बैंक से या एक देश से एक बार ऋण लेकर के उसे वापस करने के लिए दोबारा ऋण ले, उसे वापस करने के लिए दोबारा ऋण ले, इसी को ऋण जाल की दशा कहते हैं। इसी को ऋण संजाल या डेट ट्रैप कहते नहीं है कि डेट ट्रैप पे फंस गया है, ऋण जाल में फंस गया है, कि एक व्यक्ति का ऋण चुकाने के लिए दूसरे से ऋण ले रहा है, एक व्यक्ति का ऋण चुकाने के लिए दूसरे से ऋण ले रहा है, यही होता है डेट ट्रैप। जैसे ऐसे समझो, जैसे नाविया जी हैं, नाविया जी आप भी खूब मैसेज करती हैं, प्लीज पढ़ लिया करो। जैसे नाविया जी हैं, नाविया, बुरा नहीं मानिएगा, दिल पे नहीं लीजिएगा, देखिए आप लोगों का टाइम बहुत लॉस होता है, ठीक है ना, तो प्लीज पढ़ लिया करो। और पूजा जी आपको भी है। चलो अब नाविया जी हैं और पूजा जी हैं, चलो नाविया जी का आज अभी पहले उदाहरण लेते हैं हम। हुआ क्या कि नाविया जी ने 10,000 रुपया किसी से उधार लिया। किससे लिया? इन्हें पूजा जी से लिया। पूजा इनकी अच्छी फ्रेंड है, मैंने देखा कल। पूजा जी से इन्हें उधार लिया। अब पूजा जी का उधार चुकाने के लिए नाविया जी किसके पास गई? मनीष जी के पास गई। किसके पास नाविया जी गई? मनीष जी के पास गई। तो मनीष जी से नाविया जी ने पैसे लिए। अब मनीष जी का पैसा चुकाने के लिए नाविया जी किसके पास गई? रेणुका के पास गई। अब रेणुका का पैसा चुकाने के लिए ये किसके पास गई? ये गोल्डी के पास गई। गोल्डी के पास गई। और गोल्डी का पैसा चुकाने के लिए अजीत के पास गई। और अजीत का पैसा चुकाने के लिए नाविया किससे पैसे ली हैं? शिवानंद से। शिवानंद से। और शिवानंद का पैसा चुकाने के लिए राजकरण से। ये पूरी दशा डेट ट्रैप की है। नाविया जी किसमें फंस चुकी हैं? यानी ऋण जाल में, ऋण संजाल में। इसी को ऋण संजाल कहते हैं। समझ में आया? इसी को ऋण संजाल कहा जाता है। चलो आगे देखते हैं। अब डिफिसिट फाइनेंसिंग, इसको हीनार्थ प्रबंधन कहते हैं। हीनार्थ प्रबंधन, डिफिसिट फाइनेंसिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां से। हीनार्थ प्रबंधन, डिफिसिट फाइनेंसिंग। शुरू करें? ठीक है, आज हीनार्थ प्रबंधन तो देख ही लेते हैं कम से कम। चलो इसको अगेन हाइलाइटर का उपयोग करते हुए हम एक बार, कोई पानी पिलाएगा नहीं, आज बहुत प्यास लगी है। यदि सरकार की प्राप्तियां उसके व्यय से कम हों, जो कि पहले बताया, अगर मान लो सरकार की रिसीट्स हैं, जो प्राप्तियां हैं, उसके क्या से, उसके व्यय से कम हों, तो यह सरकार का घाटा होता है। ये सरकार का घाटा कहलाता है। पिछले 3 दिनों से सरकार का घाटा ही तो चल रहा है। तो पहले होता क्या था कि सरकार इसकी भरपाई के लिए 1997 से पहले जिस व्यवस्था का प्रयोग करती थी, उसी को हीनार्थ प्रबंधन कहा जाता था। उसी को हीनार्थ प्रबंधन कहा जाता था। दोबारा सुनिएगा, देखो यदि जो गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है, अगर सरकार की जो आय कम हो, व्यय ज्यादा हो, तो सरकार का क्या हो जाएगा? घाटा ज्यादा हो जाएगा, डिफिसिट ज्यादा हो जाएगा। और जब सरकार का घाटा ज्यादा हो जाएगा, तो घाटे की भरपाई के लिए 1997 से पहले जिस व्यवस्था का प्रयोग किया जाता था, इसी व्यवस्था को हीनार्थ प्रबंधन या डिफिसिट फाइनेंसिंग कहा जाता था। इसी पूरी प्रक्रिया को डिफिसिट फाइनेंसिंग कहा जाता था। यह प्रक्रिया बता रहा हूं, परेशान नहीं होना है। इसको क्या कहा जाता था? हीनार्थ प्रबंधन कहते थे। अब होता क्या था इस प्रक्रिया के अंतर्गत? देखो, भारत सरकार आम निवेशकों से ऋण पहले लेती थी। किससे? आम निवेशकों से, जैसे कि जनरल इन्वेस्टर्स हैं। तो आम निवेशकों से कैसे ऋण प्राप्त करेगी? आम निवेशकों को एनएससी जारी करेगी, जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, जैसे राष्ट्रीय बचत पत्र, राष्ट्रीय की ये
ये शास्त्रीय नहीं है, स्पेलिंग गलत है, ठीक है ना। राष्ट्रीय बचत पत्र हो गया, किसान विकास पत्र हो गया, ठीक है। ये ऐसे विकास पत्रों को जारी करके सरकार क्या करती थी कि आम निवेशकों से पैसा प्राप्त करती थी। ये सभी वित्तीय उपकरण हैं। ये क्या है? ये सभी वित्तीय उपकरण हैं जो कि आम निवेशकों को बेचे जाते हैं। अगर इसमें भी सरकार का पैसा नहीं पूरा होता था, पेट नहीं भरता था, तो आरबीआई अब भारत सरकार के लिए, अब आरबीआई के पास जाती थी भारत सरकार, तो आरबीआई भारत सरकार के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करती थी। कहां ऋण प्राप्त करती थी? अब बैंकों और वित्तीय संस्थानों से आरबीआई कैसे ऋण प्राप्त करेगी? बिल और बॉन्ड जारी करके। तो अगर मान लो बिल और ये जो प्रतिभूतियां होती थी, जो बिल और बॉन्ड जारी करके आरबीआई कहां बैंकों के पास जाती थी, तो इसके चलते आप देखोगे कि अगर शॉर्ट टर्म पैसे की जरूरत है तो आरबीआई क्या जारी करेगी? बिल जारी करेगी। अगर मान लो कि यानी आरबीआई क्या करेगी? इस बिल प्रतिभूति जारी करेगी। अगर वही पैसा दीर्घकालीन की जरूरत है सरकार को, तो बॉन्ड जारी करके सरकार क्या करती थी? आरबीआई पैसा प्राप्त करती थी। क्या करके? बॉन्ड जारी करके पैसा प्राप्त करती थी। अब देखोगे कि यदि आरबीआई भारत सरकार के खर्चों को पूरा करने के लिए लगातार ऋण प्राप्त करती रहे, तब ऐसी स्थिति में पॉसिबल है कि कहीं ना कहीं बैंकिंग व्यवस्था में जो प्राइवेट कंज्यूमर्स है, जो उपभोक्ता है, जो निवेशक है, ये क्या हो जाए? इस पूरी प्रक्रिया से दौड़ से बाहर हो जाए, इससे पूरी से प्रक्रिया से दौड़ से बाहर हो जाए, इनको पैसा नहीं मिलेगा। तो इसी को क्राउडिंग आउट कहा गया। इसी को क्या कहा गया? क्राउडिंग आउट कहा गया। अब होता क्या था कि एक निश्चित सीमा के उपरांत बिल और बॉन्ड बेच दिया जाता था, तो हमेशा बिल और बॉन्ड तो जारी बेचा ही नहीं जाएगा। तो भारत सरकार के लिए जो आरबीआई है वो ऋण लेना अब इसके तहत बंद कर देती थी। जब ऋण लेना इसके तहत बंद कर देती थी, तो जो रेस्ट ऑफ अमाउंट है, जो घाटे की भरपाई के लिए सरकार आरबीआई से जो एडहॉक ट्रेजरी बिल जारी कर देती थी। भारत सरकार आरबीआई को एडहॉक ट्रेजरी बिल जारी कर देती थी, जिसे आरबीआई बैंकों और वित्तीय संस्थानों को बेच करके और पैसे प्राप्त करती थी और कोशिश करती थी कि उसका जो घाटा है उसे क्या किया जा सके? उस घाटे को समाप्त किया जा सके। लेकिन जो एडहॉक ट्रेजरी बिल के अगर मान लो तब भी नहीं होता था, तो ये जो एडहॉक ट्रेजरी बिल है, इसके बदले में ये जो मान लो ये आरबीआई वित्तीय संस्थानों को नहीं बेच सकती थी, जो ये एडहॉक ट्रेजरी बिल है, ठीक है। तो इसके बदले क्या होता था कि आरबीआई नए नोट जारी करके भारत सरकार को ऋण प्रदान कर देती थी। आरबीआई नए नए नोट जारी करती थी और भारत सरकार को क्या कर देती थी? ये ऋण प्रदान कर देती थी। इसी को हाई पावर्ड मनी कहा जाता था। इसी को हाई पावर्ड मनी, और इस पूरी व्यवस्था को, इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता था? इस पूरी प्रक्रिया को प्रबंधन यानी हिनार्थ प्रबंधन या डिफिसिट फाइनेंसिंग कहा जाता था। इस पूरी प्रक्रिया को हिनार्थ प्रबंधन या डिफिसिट फाइनेंसिंग कहा जाता था। देखो, क्राउडिंग आउट तक तो आपको समझ आया होगा। क्राउडिंग आउट के बाद मैंने बताया कि देखो, एक निश्चित सीमा के उपरांत आरबीआई बिल और बॉन्ड बेच करके भारत सरकार के लिए ऋण लेना बंद कर देगी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है, हमेशा बिल और बॉन्ड तो नहीं जारी करती रहेगी। तो जो रेस्ट ऑफ अमाउंट है, जो बचा हुआ घाटा है, उसकी भरपाई के लिए भारत सरकार आरबीआई को एडहॉक ट्रेजरी बिल जारी करती थी। एडहॉक ट्रेजरी बिल बताऊंगा। भारत सरकार उस घाटे की भरपाई के लिए आरबीआई को एडहॉक ट्रेजरी बिल जारी कर देती थी। तो ये जो आरबीआई है वो बैंक और वित्तीय संस्थानों को ये एडहॉक ट्रेजरी बिल नहीं बेच सकती थी। पहले से बिल और बॉन्ड बेच करके ऑलरेडी पैसा प्राप्त कर चुकी होती थी। तो एडहॉक ट्रेजरी बिल नहीं बेच सकती थी, तो करती क्या थी आरबीआई की? एडहॉक ट्रेजरी बिल के बदले वो नए नोट छाप देती थी। क्या कर देती थी? नए नोट छाप कर देती थी और भारत सरकार को ऋण दे देती थी नए नोट छाप करके। इसको ये नोट होते थे, नए नोट होते थे, इसको हाई पावर्ड मनी कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था? हाई पावर्ड मनी कहा जाता था। और इस पूरी प्रक्रिया को हिनार्थ प्रबंधन या डिफिसिट फाइनेंसिंग या हिनार्थ प्रबंधन कहा जाता था। अब समझ आया कि डिफिसिट फाइनेंसिंग क्या है? अगर अभी समझ नहीं आया तो चलो यहां से समझने की कोशिश करो। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आसान भाषा में समझने की हम कड़ी दर कड़ी कोशिश करेंगे। चलो डिफिसिट फाइनेंसिंग देखो जरा, हम नया पेन लेते हैं। देखो, यदि सरकार की मान लो प्राप्तियां, ऐसे सुन, हम बस कड़ी टू कड़ी जोड़ते चलेंगे, है ना। सरकार की प्राप्तियां कम रह जाएं किससे? सरकार के व्यय से। तो सरकार को क्या होगा?
घाटा, सरकार घाटे में कहलाएगी। इस भरपाई के लिए 1997 से पहले एक कोशिश किया जाता था, ऋणात्मक प्रबंधन के लिए व्यवस्था का प्रयोग होता था। 1997 से पहले इस व्यवस्था का प्रयोग किया जाता था इस घाटे की भरपाई के लिए। इस घाटे की भरपाई के लिए 1997 से पहले, 1997 से पहले इस घाटे को भरपाई के लिए एक व्यवस्था उपयोग करी जाती थी। सॉरी, व्यवस्था उपयोग में लाई जाती थी, उपयोग में लाई जाती थी। इसी को हीनार्थ प्रबंधन कहा जाता था। इसी को हीनार्थ प्रबंधन या डिफिसिट फाइनेंसिंग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इसी को डिफिसिट फाइनेंसिंग कहा जाता। अब होता क्या था इसके अंतर्गत? अब जरा सुन, कड़ी टू कड़ी आपको जोड़ते हुए सुनना। इसके अंतर्गत, हीनार्थ प्रबंधन के अंतर्गत भारत सरकार आम निवेशकों को एनएसई, नेशनल सेविंग, एनएसई सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है ना, एनएसई, और किसान विकास पत्र जारी किया जाता था। किसान विकास पत्र जारी किया जाता था, ठीक है। ये आम निवेशकों से सरकार क्या करती थी? इनको बेच करके, इन उपकरणों का उपयोग करके पैसा उठाती थी। अब आरबीआई भी भारत सरकार के लिए बैंक को, अब देखो यहां से एक निश्चित सीमा तक बेचे जाएंगे, इसकी एक लिमिट होगी। तो जब ये एक निश्चित सीमा तक बेचे जाएंगे तो अब आरबीआई क्या करेगी? सरकार बोलेगी आरबीआई से कि हमें और पैसे की जरूरत है, तो सरकार के लिए आरबीआई आएगा और बिल और बॉन्ड के रूप में पैसा उठाना शुरू करेगी। अब भी मान लो बिल और बॉन्ड के रूप में सरकार को और पैसे चाहिए, इससे पूरा नहीं हो पा रहा है, इससे पूरा नहीं हो रहा है। बिल के लिए कब? जब शॉर्ट टर्म के लिए, बॉन्ड के लिए जब लॉन्ग टर्म के लिए पैसे की जरूरत होगी तब बिल और बॉन्ड जारी किया जाता है। अगर अभी पैसे नहीं हो रहे थे तो अब ध्यान से सुनना, देखो ये जो बिल और बॉन्ड के रूप में, एक और मैं बीच में टर्मिनोलॉजी बताई देता हूं, ये जो बिल और बॉन्ड के रूप में लगातार आरबीआई के द्वारा जारी किए जा रहे हैं और ये पैसा जहां आम जनता को जाना चाहिए वो आरबीआई की ओर जा रहा है, तो आम जनता की तरफ से पैसा कहीं ना कहीं एक तरीके से ये संकुचित हो रहा है, तो इसको कहा जाएगा क्राउडिंग आउट। इसी को कहा गया क्राउडिंग आउट। अब होता क्या था कि अभी पैसे की जरूरत है भारत सरकार को और अभी पूरा नहीं हुआ, तो अब भारत सरकार एडहॉक ट्रेजरी बिल जारी करती थी। एडहॉक ट्रेजरी बिल जारी करती थी। तो अब जो आरबीआई है, एडहॉक ट्रेजरी बिल बैंक और वित्तीय संस्थानों को नहीं बेच सकेगी। ऑलरेडी बिल और बॉन्ड बेच के वो पैसा क्या कर चुकी है? वो बिल और बॉन्ड बेच के ऑलरेडी पैसा उठा चुकी है, ठीक है। तो अब ये किसे नहीं बेचेगी? ये आरबीआई बैंकों को और कोई वित्तीय संस्थानों को नहीं बेचेगी, किसी बैंक को और कोई वित्तीय संस्थानों को नहीं बेचेगी। जब देखोगे कि ये किसी बैंक और वित्तीय संस्थान को नहीं बेचेगी तो अब होगा क्या कि इसके बराबर, एडहॉक के बराबर वो नए नोट जारी करके सरकार को जो घाटा होता था उसकी भरपाई कर देती थी। नए नोट जारी करके इस घाटे की पूरी भरपाई कर देती थी। एडहॉक के अंतर्गत जितने के एडहॉक ट्रेजरी बिल जारी किए जाते थे उतने के आरबीआई नए नोट छाप करके और सरकार का जो घाटा होता था उसकी भरपाई कर दी जाती थी। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत ये सारी व्यवस्था हीनार्थ प्रबंधन कहलाई, ठीक है। ये क्या कहलाया? ये सारी व्यवस्था हीनार्थ प्रबंधन कहलाया, हीनार्थ प्रबंधन कहलाया। तो उम्मीद करता हूं यहां तक किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होगा। और देखो ये जो नए नोट है इसको हाई पावर्ड मनी कहा गया, नए नोटों को हाई पावर्ड मनी कहा गया। और इस पूरी व्यवस्था को जो एडहॉक के माध्यम से ट्रेजरी इसे पूरा किया जाता था, इसको क्या बोला गया? इसी को हीनार्थ प्रबंधन, डिफिसिट फाइनेंसिंग कहा गया। अब आसानी से भरपाई के कारण भारत सरकार के, अब देखो अब कोई चीज का जो घाटा है अगर आसानी से भर जाएगा तो भारत सरकार के जो गैर अनिवार्य खर्चे हैं, उल्टे सीधे खर्चे हैं, वो क्या हो जाएंगे कि और बढ़ जाएंगे। ऐसे समझो कि अगर पापा आपको मना नहीं कर रहे हैं कि आप पैसा उठाते जाओ और पापा मना नहीं करेंगे, किसी प्रकार से आपके रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, तो आपके जो गैर अनिवार्य खर्चे हैं, दारू सारू वोडका भी चलने लगेगा। क्या चलने लगेगा? दारू सारू वोडका भी चलने लगेगा। तो इससे और घाटा बढ़ेगा।
तो इससे जो घाटा है तो और बढ़ेगा। तो यही कहा गया कि जो अगर आसानी से घाटे की भारत सरकार की भरपाई हो रही थी नए नोट छाप छाप करके, तो जो गैर अनिवार्य खर्चे भारत सरकार के बढ़ते जा रहे थे और गैर अनिवार्य खर्चों के चलते जो राजकोषीय घाटा है उसका जो भार है वो लगातार बढ़ रहा था। राजकोषीय घाटा जो फिस्कल डिफिसिट है, राजकोषीय घाटे का लगातार भार क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो नए नोट के जारी होने के कारण मुद्रास्फीति भी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। ऑब्वियस है जितना आप नया नोट जारी करोगे तो लोगों के हाथों में पैसा जाएगा, और लोगों के हाथों में पैसा जाएगा तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? मुद्रास्फीति बढ़ेगी, क्योंकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा मांग करेंगे। और आप ध्यान से सुनिएगा, जब नए हाथ पैसा जाएगा नए नोट छाप करके लोगों के हाथों में तो मांग करेंगे, तो रातों रात तो प्रोडक्शन हो नहीं जाएगा। जब प्रोडक्शन रातों रात नहीं हो जाएगा तो स्वतः मुद्रास्फीति क्या होगी, बढ़ने लगेगी। तो आरबीआई और भारत सरकार ने ये एक आम सहमति जनरल कंसेंट के साथ ऋणार्थ प्रबंधन की जो व्यवस्था को खत्म करने का निर्णय लेती है कि भाई ये जो नया नोट छाप करके आप ये घाटे की भरपाई कर रहे हो ये ठीक नहीं है, ये हमारे लिए ऊपर से और खतरनाक है। ठीक है, तो इसके स्थान पर केंद्र सरकार ने 1997 के बाद एक दूसरी व्यवस्था लेके आती है, इसको कहा जाता है आर्थोपाय अग्रिम। आर्थोपाय अग्रिम, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बेज मींस एडवांस या फिर आर्थोपाय अग्रिम। आर्थोपाय अग्रिम मैं एक काम करता हूं, लगता है मुझे कि कल बताऊं। आर्थोपाय अग्रिम याद ही पढ़ना है, बताओ आर्थोपाय अग्रिम आज ही पढ़ना है, क्या मन है? तो आपने ये देखा ना, ये सारी पूरी व्यवस्था देखा ना कि देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, आर्थोपाय अग्रिम से और ऋणार्थ प्रबंधन डिफिसिट फाइनेंसिंग से पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि और पीटी और मेंस के लिए दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको जल्दी ढूंढ लीजिएगा, खुद ही एक बार गूगल कर लीजिएगा, गूगल में तो मिल ही जाएगा। आप एक बार किसी को भी उसमें देख लीजिएगा, क्या बोलते हैं, यूट्यूब में, शायद ही मुश्किल मिले, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं। क्यों? देखो थोड़ा सा ये टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल, लेकिन मैं इसको कितना आसान भाषा में बता रहा हूं, इतना आपके साथ आपकी जीवन आपके लाइफ से जोड़ के बता रहा हूं। और जो चीज अगर हमसे जोड़ के बताई जाए तो शायद फिर उसमें चाहे कितना भी वो रॉकेट साइंस ही क्यों ना हो, वो आसानी से समझ आ जाती है। रॉकेट साइंस क्यों ही ना हो, उसे आसानी से समझ आ जाती है ना। तो बस ये समझो कि आपकी जीवन से ही मैं सारी चीजों को जोड़ के बताता रहा। तो आज का क्लास क्या करते हैं कि बेस मींस एडवांस पढ़ना है। चलो थोड़ा सा इसके बारे में, बेस मींस और एडवांस के बारे में सुन लो, फिर हम कल करेंगे, ठीक है ना। थोड़ी सी सुनी लो। देखो ये इसको आर्थोपाय अग्रिम कहा जाता है, हिंदी में लिख देता हूं, हिंदी में आर्थोपाय। ये कब लाया गया? जब वो व्यवस्था, यानी कौन सी, ऋणार्थ प्रबंधन डिफिसिट फाइनेंसिंग क्या हो गई थी, वो व्यवस्था काम की नहीं रह गई थी। तो फिर आर्थोपाय अग्रिम की व्यवस्था, आर्थोपाय अग्रिम नाम ही इसका कुछ ऐसा है, तो कुछ बढ़िया चीज होगी। आर्थोपाय अग्रिम, ये बेस मींस एडवांस कहते हैं इसको, बेस मींस एडवांस। डिफिसिट फाइनेंसिंग याद आया ना कि डिफिसिट फाइनेंसिंग एक्चुअल में क्यों बंद किया गया था, उसके कारण भी मैंने बताया, उसके पीछे क्या कारण थे। ऐसे तो है नहीं कि कोई भी चीज ऐसे बंद कर दी जाएगी, तो उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ क्या होंगे, कारण होंगे, वही मैंने आपको बताया, ठीक है। अब बेस मींस एडवांस देख लो कि भैया बेस मींस एडवांस क्या है। देखो वर्ष 1997 से, इसको हाईलाइट अगेन लेंगे, हाईलाइटर, वर्ष 1997 से आरबीआई ने अन्य राज्यों की तरह भारत सरकार के लिए आर्थोपाय अग्रिम की व्यवस्था लागू करी। मतलब राज्यों को, सिक्किम को मात्र नहीं देती है भारत सरकार अपनी, जो भी सिक्किम नहीं लेता है आरबीआई से किसी प्रकार की सुविधा, बाकी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सभी राज्यों को क्या करती है, अपनी ये सुविधा देती है, अपनी सुविधा, बैंकिंग प्रणाली की सुविधा देती है। तो 1997 से आरबीआई ने अन्य राज्यों की तरह ही भारत सरकार के लिए एक आर्थोपाय अग्रिम की व्यवस्था लेके आई। राज्यों के लिए पहले से थी। यह जो सुविधा है आरबीआई उन राज्यों को प्रदान करती है जो आरबीआई से बैंकिंग सुविधा प्रदान करते हैं, यानी सभी राज्य और सिक्किम को छोड़कर, मैंने बताया अभी कि सिक्किम इसमें से शामिल नहीं होता है, बाकी सभी राज्य से सुविधा प्राप्त करते हैं। और उसमें से एक पुडुचेरी, यहाँ पे विधानसभा है, तो पुडुचेरी भी इससे क्या है कि आरबीआई से सुविधा प्राप्त करती है, और जम्मू भी, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर भी। तो ध्यान रखिएगा
ये दोनों जो यूनियन टेरिटरीज हैं, दोनों इससे क्या करती हैं, ये सुविधा प्राप्त करती हैं। तो अब होगा क्या कि इसके लागू होने के कारण पुदुचेरी भी इसे प्राप्त करती है। तो इसे लागू होने का जो मुख्य केंद्र सरकार के गैर अनिवार्य खर्चों पर रोक लगाना था। बेज मींस एडवांस का एक्चुअल में प्रयोग क्यों था कि जो सरकार के फालतू खर्चे थे, जो गैर अनिवार्य खर्चे थे, इन गैर अनिवार्य खर्चों पे क्या करना था, लगाम लगाना था और मुद्रास्फीति को क्या करना था, संतुलित बनाए रखना था और क्राउडिंग आउट की भी समस्या को खत्म करना था। ओवरऑल समझो कि ये बेज मींस एडवांस क्यों लाया गया होगा। देखो, बेज मींस एडवांस इस वजह से आया है क्योंकि ये पिछली जो आर्थोपाय अग्रिम कह रहा हूं, ये जो पिछली हिनात प्रबंधन यानी डिफिसिट फाइनेंसिंग के अंतर्गत जो समस्याएं आ रही थी, तो उसको ये प्रतिस्थापित करेगा। तो ऑब्वियस अगर ये उसको प्रतिस्थापित करेगा तो आप खुद ही स्वतः सोचो कि उस समस्याएं जो पहले बनी रही होंगी, उन समस्याओं से निजात पाने के लिए इसमें व्यवस्था करी जाएगी। अब वहां क्या समस्या थी कि सरकार का गैर अनिवार्य खर्चा था, उसको भी कम करना था। जो कि सरकार का गैर अनिवार्य खर्चे नए नोट छाप करके मतलब उसको आसानी से घाटा पूरा किया जाता था, सरकार के खर्चे बढ़ जाते थे। और अगर जब नए नोट छापे जाते थे तो हाई पावर मनी के चलते मुद्रास्फीति, महंगाई भी बढ़ जाती थी, इसको भी संतुलित करना था। और दूसरी समस्या, जब सरकार के घाटे को पूरा करने के लिए आरबीआई सामने आता था, तो आरबीआई बैंकों और वित्तीय संस्थानों से पैसा लेकर के क्राउडिंग आउट की भी समस्या खड़ा कर देता था। क्राउडिंग आउट क्या है कि जो आम जनता है, आम पब्लिक बाहर हो जाए और सरकार, जो बैंकों का, वित्तीय संस्थानों का पैसा वो सरकार की ओर अर्थात आरबीआई की ओर क्या हो जाए, मूव कर जाए। तो यही समस्या क्राउडिंग आउट की है। तो इस समस्या को खत्म करना था। तो इस सुविधा को जो बेज मींस एडवांस है, इसको प्राप्त करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार को आरबीआई के पास खाते खुलवाने पड़े। कौन से? करंट अकाउंट, चालू खाता खुलवाना होता है। इसमें से एक न्यूनतम जमा राशि भी तय होती है, न्यूनतम जमा राशि भी रखना होता है। आपको पता है जैसे कि अभी भी आपके जो अकाउंट में एक मिनिमम बैलेंस रखना होता है, वरना आप क्या होता है कि वो पैसा आपसे काट लेता है। इसी तरह सरकार को इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए, अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार को सुविधा प्राप्त करनी है, तो आरबीआई के पास एक प्रकार का चालू खाता यानी करंट अकाउंट खुलवाना होता था और इसमें से न्यूनतम जमा राशि भी रखनी होती थी। वर्तमान में जो केंद्र सरकारों के लिए 31 मार्च जो कि सरकार का वित्तीय वर्ष का अंतिम तारीख और जो 30 जून है, 30 जून, ये आरबीआई के वित्त वर्ष की अंतिम तारीख है। इन दोनों दिनों न्यूनतम 100 करोड़ की धनराशि रखनी पड़ेगी इस अकाउंट में, इन दोनों दिनों यानी 31 मार्च और 21 जून को। तो दोनों दिनों कम से कम 100 करोड़ रुपया होनी चाहिए। अन्य दिन इसमें से जो जमा राशि, जो न्यूनतम जमा राशि कितनी की, 10 करोड़ की होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों दिनों में 100 करोड़ से कम पैसा नहीं होना चाहिए। अब प्रारंभ में केंद्र सरकार और आरबीआई मिलकर, पहले जैसे मान लो जो वित्तीय वर्ष है, तो ये बैठकर एक जगह ये तय कर लेते हैं कि अगले 6 माह के लिए आर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत कितनी धनराशि केंद्र सरकार को चाहिए। ठीक है, ये पहले ही तय कर लिया जाता है। तो अधिकतम कितनी धनराशि आरबीआई भारत सरकार को उपलब्ध करवाएगी, ये पहले से 6 माह, अगले 6 माह के लिए डिसाइड कर लिया जाता है। तो आर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत ये जब तय कर लिया जाता है तो एडहॉक ट्रेजरी बिल यहां पे जारी नहीं किए जाएंगे, एडहॉक ट्रेजरी बिल जारी नहीं किए जाएंगे और सरकार के खर्चों को पूरा करने के लिए आरबीआई नए नोट भी जारी नहीं करेगी। तो क्योंकि वही तो समस्या थी, अगर नए नोट जारी कर देगी तो स्वतः क्या हो जाएगा, जो रेट है उसका, सॉरी रेट कह रहा हूं, जो मुद्रास्फीति है वो क्या हो जाएगा, इनहांस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत भारत सरकार को खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार पहले की तरह आम निवेशकों से ऋण प्राप्त करेगी और इसके अलावा वो बिल और बॉन्ड के रूप में जो प्रतिभूतियां हैं इनको भी बेचकर सरकार के लिए ऋण प्राप्त करेगी। लेकिन इसके बाद भी अगर सरकार के खर्चे पूरे नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में आरबीआई अपने संसाधनों से, जो आरबीआई के संसाधन है, तो उसमें से केंद्र और राज्य सरकार को न्यूनतम जमा राशि पर 90 दिनों के लिए ऋण दे देगी। जो न्यूनतम जमा राशि है उसमें से 90 दिनों के लिए क्या दे देगी, ऋण दे देगी। और यहां पर जो ऋण होगा वो रेपो दर के बराबर, जो सॉरी ऋण देगी, ऑब्वियस है अगर आरबीआई अपने संसाधनों पर सरकार को ऋण देगी तो ब्याज लेगी, तो जो ब्याज होगी वो रेपो दर के बराबर होगी। ब्याज किसके, रेपो दर के बराबर होगी। यदि केंद्र सरकार का अभी भी जो WMA है, जो बेस मींस एडवांस है, इसके अंतर्गत तय की गई धनराशि ऋण के रूप में ले ली जाती है
और उसके बाद भी अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो आरबीआई अतिरिक्त ऋण भी किसे देगी, इसे सरकार को देगी, और इसी को अधिविकर्ष की सुविधा या ओवरड्राफ्ट की सुविधा कहा जाएगा। और यदि ओवरड्राफ्ट के रूप में जो जो धनराशि ली गई है, अगर बेज मींस एडवांस जो तय हुआ है उसका 100% तक है, अगर उसका 100% तक है, मान लो 10 रुपया बेज मींस एडवांस के रूप में तय हुआ है, तो उसका अगर 10 रुपया और है तो जो ब्याज है वो रेपो दर से 2% और ज्यादा बढ़ा दी जाएगी, 2% से और ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। अगर अब भी सरकार के खर्चे नहीं पूरे होते हैं तो आप देखोगे ओवरड्राफ्ट के रूप में जो ली गई धनराशि WMA के अंतर्गत तय की गई धनराशि के 100% से अगर ज्यादा है, तब उससे ज्यादा वाले हिस्से पर जो ब्याज की दर है वो 5% कर दी जाएगी। और ओवरड्राफ्ट के रूप में ली गई जो धनराशि 10 कार्य दिवस के अंदर वापस भी करना जरूरी हो जाएगा, 10 जो वर्किंग डेज के अंदर वापस करना होगा, अन्यथा आरबीआई केंद्र सरकार को अन्य फिर किसी प्रकार की सहायता नहीं देगी। ठीक है, ये मैं कल पढ़ाता हूं इसको और डिटेल से, ऐसे उदाहरण देके समझाऊंगा, समझ आ जाएगा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, सब लोग अच्छे से दिल लगा के पढ़िए और मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी बच्चों के साथ। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।